जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे आते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे आने की प्रबल संभावना है। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में रेगुलर स्तर पर पूछे आते हैं। इन प्रश्नों को न केवल हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से बल्कि इनके एडिशनल फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये तो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो कि आपको सुबह 9 बजे मिलता है। आपको जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट सुबह 6 बजे मिल जाएगा। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे मिल जाएगा। मैथ्स का सुबह 8 बजे मिल जाएगा। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9 बजे तक आपको जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी के वीडियो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अब इंग्लिश की जो क्लास होती है चैप्टर वाइज, वो शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलेगी और मैथ्स का जो चैप्टर वाइज क्लास है वो शाम को 8 बजे देखने को मिलता है इसी चैनल पर। और सारे वीडियोस अपलोडेड हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या अन्योक्ति अलंकार? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, यमक अलंकार जो है, पहले तो ये अलंकार की बात कर लेते हैं। अलंकार होता है 3 प्रकार का। अलंकार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरे होते हैं अर्थालंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। पूछा आता है सीधे सीधे आपसे अलंकार के कितने भेद होते हैं। देखिए, शब्दालंकार जो होते हैं, शब्दालंकार के अंतर्गत 6 अलंकार आते हैं। 6 अलंकार आते हैं। कौन कौन से आते हैं भाई? तो आपने का पहला तो आता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा आता है यमक अलंकार, तीसरा आता है श्लेष अलंकार, चौथा आता है विवक्षा अलंकार, ठीक है, और पांचवा आता है अन्योक्ति अलंकार और छठा आता है पुनरोक्ति अलंकार। ठीक है, तो ये 6 तो शब्दालंकार के भेद हैं। अर्थालंकार के कुल करीब 32 भेद हैं और उभयालंकार 2 प्रकार के होते हैं, संसृष्टि और संकर। बहुत कम पूछा जाता है उभयालंकार। ये शब्दालंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो उसी शब्दालंकार का भेद है यमक अलंकार। ठीक है, अभी इस यमक अलंकार में क्या कहानी है भाई? यमक अलंकार में कहा था भाई कि जब एक ही शब्द बार बार आ जाए, ठीक है, एक से अधिक बार आए लेकिन उनका अर्थ दोनों जगह या तीनों जगह अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, मतलब 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, मतलब 3 बेर का मतलब 3 पहर मतलब सुबह दोपहर शाम खाती थी। और 3 बेर का मतलब जो बेर होता है खाने वाला फल, ठीक है, वो बेर खाती थी। 3 पहर खाती थी, क्या खाती थी? बेर खाती थी। अब देखिए, बेर 2 जगह आया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए क्या कहेंगे इसको? यमक अलंकार कहेंगे। यमक अलंकार का एक बहुत प्रमुख उदाहरण जो कि बहुत प्रचलित है वो है कनक कनक के शौकुनी मादकताधिकार या खाए जो बोराय वा पाए बोराय। तो इसका मतलब हो गया कनक कनक। ये कनक एक सोना है और एक कनक धतूरा है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी मंगलसूत्र तो बिल्कुल सही जवाब है। मंगलसूत्र जो है ये प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। हालांकि मुंशी नाम जो है इनका एक जो है कि प्रकाशन था जो कि कन्हैयालाल मुंशी और प्रेमचंद जी द्वारा मिलकर किया जा रहा था। कालांतर में आगे बढ़ते हुए लोगों ने प्रेमचंद को ही मुंशी समझ लिया और मुंशी प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, इनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद था नहीं, इनका नाम केवल प्रेमचंद था। कन्हैयालाल मुंशी के साथ एक उपन्यास के प्रकाशन में वो उपन्यास इतना फेमस हो गया कि लोग इन्हीं को मुंशी समझने लगे। कन्हैयालाल मुंशी की जगह इनको मुंशी, और तब से इनका नाम मुंशी प्रेमचंद लोग जानने लगे। अब मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। अब इनको कलम का सिपाही भी कहा जाता है। मंगलसूत्र की बात करते हैं तो मंगलसूत्र इनकी अधूरी उपन्यास थी। 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसको पूरा किया था इनके पुत्र थे अमृत राय। क्या नाम था इनका? अमृत राय इनके पुत्र का नाम था और इन्होंने अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र को पूरा किया था। और इसका जो प्रकाशन हुआ था
1948 में, बहुत लंबे समय के बाद इसका प्रकाशन हो पाया था। 1936 में सोचिए इनकी मृत्यु हो गई थी और 1948 में प्रकाशन हुआ था किसका, मंगलसूत्र का। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास बहुत बार परीक्षा में लगातार पूछाता रहा है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या हो जाता है, मंगलसूत्र हो जाता है। वीर गाथा काल का कवि कौन नहीं है, चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक, वो जगनिक है, जैनिक नहीं है, जगनिक, ठीक है, मधुकर। इन चारों में से वीर गाथा काल का कवि कौन नहीं है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी नामदेव तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए चंद्रवरदाई, जगनिक और मधुकर ये तीनों के तीनों वीर गाथा काल के कवि हैं, लेकिन नामदेव जो हैं ये महाराष्ट्र के भक्तिधारक कवि हैं। कहाँ के, महाराष्ट्र के भक्तिधारक कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर तो बिल्कुल सही जवाब है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है वो अनुच्छेद 343 क में रखा गया राजभाषा के रूप में, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब हमसे कहते हैं विश्व हिंदी दिवस बता दो, तो आप कहते हैं 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस कब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब 11 जून ऑप्शन में दिया है, इसका क्या मतलब हुआ, 11 जून 1866 कब, 11 जून 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो 11 जून उसके लिए इम्पोर्टेंट है। 28 सितंबर जो है वो 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे, क्या वर्ल्ड रेबीज डे जो है कि मनाया जाता है। तो हम कहेंगे विश्व रेबीज डे कब मनाया जाता है, 28 सितंबर को। अब 10 अक्टूबर को क्या मनाता है भाई, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इतनी बात आई होप यू मस्ट बी गेटिंग। दो वर्णों के मेल में होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए संधि तो बिल्कुल सही जवाब है। दो वर्णों के आपसी मेल के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये संधि की परिभाषा एक तरीके से होती है और संधि होती है 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में क्या चलते हैं, नियम चलते हैं, केवल नियम चलते हैं। देखिए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। लेकिन दो शब्दों को आपस में मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं समास। क्या, समास। वर्ण और शब्द में अंतर होता है। दो वर्णों का मेल किसी भी शब्द के, किसी भी शब्दांश के अंतिम अक्षर, प्रथम शब्दांश के अंतिम अक्षर, द्वितीय शब्दांश के प्रथम अक्षर को मिलाने पर, यानी वर्ण को मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि होती है, ठीक है। लेकिन दो शब्दों को आपस में मिलाने पर, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राज और पुत्र दोनों मिला रहा है ना, दो शब्द मिला रहे हैं, तो वो दो शब्दों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है वो समास होता है, और वर्णों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि होती है। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी मूल वर्ण के पहले लग जाना क्या कहलाता है, उपसर्ग। और मूल वर्ण के बाद में लग जाना क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगता हो, और तद्धित प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर बाकी कहीं भी लगता हो, वो क्या कहते हैं, उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है, अ, ज, ह, स। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी स तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अघोष वर्ण जब स्वर तंत्रियाँ जिससे जो है कि झंकृत होती हैं उसे हम सघोष कहते हैं, इससे कम होती हैं उसे अघोष कहते हैं। हालांकि इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जरूरी बात ये जानना है कि अघोष वर्ण होते कौन कौन से हैं। समझिएगा बात को, किसी भी वर्ण का प्रथम और द्वितीय अक्षर, किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का, यानी क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ और प वर्ग का प फ, ये जो है कि ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से अघोष होते हैं, श, ख, स, ये तीनों स जो होते हैं, ये तीनों के तीनों स और प्रथम द्वितीय वर्ण ये होते हैं अघोष। इनको छोड़ के जितने होते हैं सारे सारे होते हैं सघोष, ठीक है। सारे सारे सघोष का मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और इसके बाद य, र, ल, व, ह और से जितने भी स्वर हैं वो सारे सारे सघोष होते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई इसमें से, और स्वर है सघोष चला जाएगा, च, छ, ज तीसरा वर्ड है सघोष, य, र, ल, व, ह में से ह आ गया ये सघोष, और स, श, ख, स में से आया है तो ये हो जाएगा
अघोष वर्ण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से, तो बिल्कुल सही जवाब है। जैसे आपको अंगा बोलना है, अंगा, तो अंगा बोलने के लिए आपको नाक का भी प्रयोग करना पड़ेगा, मुंह का। जैसे आपने इया कहा, इया, तो भाई मुंह का प्रयोग तो कर ही रहा है ना, नाक का भी प्रयोग कर रहा है, तो हमने कहा इसीलिए अनुनासिक का संबंध किससे है? नाक और मुंह दोनों से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? निर्देशन, निदर्शन, निर्देशन, निदर्शन। हालांकि इन्होंने ऑप्शन बिल्कुल गलत दे रखा है, दो ये भी, ये और ये आपस में समान है, और ये आपस में समान है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है और डी, ये दोनों सेम है, तो यही सही है। निदर्शन, निदर्शन का मतलब होता है जो सैंपल, एग्जाम्पल नहीं होता है, सैंपल या नमूना उदाहरण हिंदी में बोले तो, ठीक है, नमूना उदाहरण, तो उसको निदर्शन कहते हैं। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? निदर्शन। शुद्ध रूप का चयन करें। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या काट कर फल बच्चे को खिलाओ, इसमें से सही वाक्य कौन सा है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तो बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ एक सीक्वेंस में है, इसलिए सही है। बाकी तीनों आप सीधे सीधे गलत काट रहे होंगे, और बहुत बार ये परीक्षाओं में लगातार पूछा आता है, प्रैक्टिस सेट में बहुत बार आपको देखने को मिला होगा। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, यहाँ पे आप पहले ही क्रिया का प्रयोग कर दे रहे हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। बच्चे को काट कर, यहाँ बच्चे को ही काट दे रहे हैं, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। और फल बच्चे को काट कर खिलाओ, यहाँ भी आपका सीक्वेंसिंग नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। सच्चिदानंद, 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 सचितानंद। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद, तो बिल्कुल सही जवाब है। सतचित आनंद, सतचित आनंद, सतचित आनंद से मिलकर बना हुआ है। देखिए क्या, सत एक शब्द हुआ, चित दूसरा शब्दांश हुआ, और तीसरा हुआ आनंद, ठीक है। तो सच्चिदानंद, तो के साथ च जब मिलता है, तो ये व्यंजन संधि का नियम कहता है कि तो के साथ च या छ मिले तो आधा च परिवर्तित रहता है, तो इसीलिए सतचित मिला ना, तो सच्चित, सच्चित हो गया। और तो के साथ जब स्वर, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण अगर स्वर से मिलता है, तो वो ये जो प्रथम वर्ण होता है वो तीसरा वर्ण हो जाता है। तो वर्ग का भी तीसरा वर्ण क्या होता है? त थ द हो जाता है ना, इसलिए दम परिवर्तित हो गया। हम कहेंगे सच्चिदानंद, क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। अगला प्रश्न, कोई दूर घाट तो कोई वीर घाट, इसका क्या अर्थ है? बार बार कथन बदलना, तालमेल न होना, तितर बितर होना, बहुत चालाक होना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, तितर बितर होना, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आप जनरल भाषा में आप सुनते हैं ना, कोई तीर घाट कोई मीर घाट, ठीक है, तो वही वाली बात है। मतलब एक जगह न रहना, एक ग्रुप से न रहना, तितर बितर होकर रहना, इसको हम कहते हैं कोई दूर घाट तो कोई वीर घाट। थाली का बैगन, इससे क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना या चौड़ा होना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, सिद्धांतहीन व्यक्ति, तो बिल्कुल सही जवाब है। थाली का बैगन मतलब एक थाली रखा हुआ है, उसमें एक बैगन रखा हुआ है, बैगन कहीं इधर लुढ़क रहा है, कहीं इधर लुढ़क रहा है, कहीं इधर लुढ़क रहा है, कहीं इधर लुढ़क रहा है। तो जिस व्यक्ति का कोई सिद्धांत नहीं होता है, उसे हम कहते हैं भाई वो थाली का बैगन आदमी है। इसका मतलब हो गया कि भाई कभी इधर लुढ़केगा, कभी उधर लुढ़केगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? इसमें गड़बड़ी कहाँ है? त्रुटि बताएं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें इस पार्ट में गड़बड़ी है। तुम कक्षा में, जब यहाँ पे अपने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पे जो आपने प्रयोग किया, यहाँ अपनी का प्रयोग होगा, तुम्हारी का प्रयोग नहीं। तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पवधन इत्र, पवधन इत्र, पवधन इत्र, पोधन इत्र। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, पोधन इत्र, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए पवित्र जो है
ये अयादि संधि का उदाहरण है। किसका? अयादि संधि। अयादि संधि कहता है यदि ए के बाद अ आए तो ये अय हो जाता है। क्या? अय हो जाता है। और यदि अय के साथ अ आए तो आय हो जाता है। क्या? आय हो जाता है। और उसी प्रकार से जब ओ के साथ अ आए तो ये अव हो जाता है। और यही नियम यहाँ पे लागू हुआ है। क्या? यही नियम यहाँ पे लागू हुआ है। कैसे? पो ओ धन ई, तो जो अब होना था वो अभी हो गया। पो धन ई अभी, पवित्र। ठीक है, तो यहाँ नियम लागू हुआ है। और अ धन अ अगर होता है तो ये आग हो जाता है। क्या हो जाता है? आग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पवित्र में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। और पो धन इत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय हमने क्या बताया आपको? कोई मूल शब्द हो, मूल शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़ जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। चलो, आवा प्रत्यय किसमें नहीं जुड़ा हुआ है? दिखावा, चढ़ावा, आवा, भुलावा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। आवा तो खुद एक शब्द है, तो फिर इसमें प्रत्यय जुड़ने की कोई बात नहीं है, तो इसलिए गलत है। सीधी सीधी बात है, इसमें प्रत्यय नहीं है। और उसमें प्रत्यय कैसे है देखते हैं। दिखावा, दिख मूल शब्द है, उसमें आवा जोड़ दिया गया। चढ़ मूल शब्द है, आवा जोड़ दिया गया। भूल मूल शब्द है, भुलावा, आवा जोड़कर भुलावा कर दिया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? अब मैंने आपको बताया है कि भाई उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के कहाँ लगता है? पहले लगता है। आइए देखते हैं। सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी सुरेश तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, सुयोग में सु जुड़ा हुआ है, योग मूल शब्द है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है? सु जुड़ा हुआ है। विदेश मूल शब्द है, उसमें वी जोड़ दिया गया है। अधिक मूल शब्द है, अति जोड़ दिया गया है, अति अधिक हो जाएगा। सुरेश एक अपने आप में केवल एक वर्ड है, तो हम कहते हैं क्या हो जाएगा? सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है, बाकी सब में उपसर्ग लगा हुआ है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय या विच्छेद। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी समास तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से, अभी पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया, जब प्रश्न आया था कि दो या दो से अधिक वर्णों से मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आ गया दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से, तो आपने कहा वो हो जाएगा समास। ठीक है, अव्यय हमारे हिंदी में 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 अव्यय हमारे पास होते हैं। और विच्छेद का संधि विच्छेद से संबंध होता है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द देशज नहीं है? यह अंतिम प्रश्न है। ढिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जितना पता हो उतनी बात जरूर लिखिएगा, सारी की सारी बात लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ठोक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।